हेलो क्लास, कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट मतलब द्रव अवस्था। तो द्रव के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, द्रव क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। द्रव में अणु गैस की तुलना में समीप होते हैं तथा उनके बीच परस्पर आकर्षण बल भी काम करता है। इसे नगण्य नहीं माना जा सकता। ठोस की तुलना में द्रव में अणु का स्थान निश्चित नहीं होता। जिस तरह से ठोस में अणु परमाणु एक निश्चित जगह में व्यवस्थित होते हैं, उसी तरह द्रव में मतलब ठोस की जिस तरह से ठोस के अणु एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, उसी तरह द्रव के अणु एक निश्चित व्यवस्था में हो, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। जिस तरह से गैस के अणु एक दूसरे से अनियमित दूरी पर और इधर उधर घूम रहे होते हैं, उसी तरह द्रव के अणु होंगे, ऐसा भी हम लोग नहीं कह सकते। मतलब द्रव ना तो गैस के अणु की तरह होते हैं और ना ही द्रव जो होते हैं ना तो ठोस के अणु की तरह होते हैं और ना ही गैस के अणु की तरह होते हैं। उन दोनों में से क्या होते हैं, वो बीच में होते हैं, है ना। तो अगर द्रव को देखें तो द्रव में जो अणु होते हैं, अणु परमाणु होते हैं, वो ठोस की तुलना में क्या होते हैं। मान लेते हैं ये आपका ठोस है, और ये क्या है, आपका द्रव है, और ये क्या है, आपका गैस। तो यहाँ पे ठोस जो होते हैं उसमें अणु परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, लेकिन द्रव में क्या होता है, ये कुछ दूरी पर रहते हैं। इनके जो अणु परमाणु होते हैं थोड़े दूर दूर में होते हैं, और गैस में तो ये इधर उधर अनियमित रूप से फैले हुए रहते हैं। तो द्रव के जो अणु होंगे ना तो ठोस की तरह होते हैं और ना ही गैस की तरह, बल्कि जो द्रव के अणु होते हैं इन दोनों के बीच में रहते हैं। मतलब जिस तरह से ठोस में निश्चित व्यवस्था होती है और जिस तरह से गैस में एक अणु परमाणु जो होते हैं एक निश्चित दूरी पर अनियमित रूप में रहते हैं, लेकिन जो द्रव होगा उसमें जो अणु परमाणु होंगे इन दोनों के बीच में रहेंगे। ना तो वो निश्चित रूप में रहेंगे और ना ही अनियमित रूप में रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर इनके अंतर आणविक बल की बात करें या फिर अंतर अवकाश की बात करें द्रव में, तो क्या होता है, द्रव के जो अणु परमाणु होते हैं उनके बीच अंतरकाशीय या फिर जो अंतराकाश होता है वो ठोस की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। द्रवों के अणु के बीच जो अंतराकाश होता है, अंतराकाश मतलब रिक्त स्थान जो होता है, ठोस के अणु की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। अगर गैस से तुलना करें तो द्रव के अणु में जो अंतराकाश होता है वो गैस की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठोस की तुलना में अंतराकाश ज़्यादा और गैस की तुलना में कम। ठीक, तो अब देखते हैं द्रवों का आणविक मॉडल। जिस तरह से गैसों का आणविक मॉडल प्रस्तुत किया गया है ना, उसी तरह से यहाँ पे द्रव का आणविक मॉडल दिया गया है। इस आणविक मॉडल के द्वारा हम लोग ये बता सकते हैं कि द्रव की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार से होती है, द्रव के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं द्रव का गतिज आणविक मॉडल को। पहला है, द्रव छोटे छोटे कणों का बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो वो कणों से मिलकर ही बना होता है ना। चाहे अपने आसपास आप लोग देखो, प्रत्येक पदार्थ जो है कणों से मिलकर ही बनी होती है। तो यहाँ पर जो द्रव होता है वो भी कणों से मिलकर बना होता है, और इन कणों के समूह को क्या कहेंगे, हम लोग अणु कहेंगे। द्रव अवस्था के मध्य अंतर आणविक बल कार्य करते हैं जो एक दूसरे को आकर्षित किए रहते हैं। अगर द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था में जो अणु होते हैं एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल काम करते हैं, इसी कारण वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। गैस की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे के नज़दीक स्थित होते हैं। अगर गैस को देखें तो गैस में अणु परमाणु जो एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, लेकिन द्रव को देखें तो द्रव के अंदर जो अणु परमाणु होंगे वो गैस की तुलना में कम दूरी पर रहेंगे। ठीक, उसके बाद चौथा है, अंतर आणविक बल अधिक मजबूत नहीं होता है। द्रव जो होता है उसमें अंतर आणविक बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, जिससे द्रव के अणु अनियमित गति करते हैं। द्रव के अणु की औसत गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है।
द्रव के अणु की जो गतिज ऊर्जा है वो किसके समानुपाती है? ताप के समानुपाती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो द्रव होते हैं, पहला द्रव का गतिज आणविक मॉडल में पहला नंबर पे आपकी ये व्याख्या की गई है, जो द्रव होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं? कणों से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अणु। दूसरे नंबर पे ये बताया गया है कि द्रव अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल, द्रव के जो अणु होते हैं उनके मध्य अंतर आणविक बल काम करता है, मतलब ये एक दूसरे को बांधे रहते हैं। ठीक, मतलब ये एक दूसरे को आकर्षित किए रहते हैं, बांधे रहते हैं। तीसरे नंबर पर बताया गया है कि गैस की तुलना में जो द्रव के अणु होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? नज़दीक होते हैं। गैस की तुलना में जो द्रव के अणु होंगे, गैस में क्या होता है? ये इस तरीके से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं, लेकिन जो द्रव होते हैं उनमें जो अणु परमाणु होते हैं एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, किससे? गैस की अपेक्षा। ठीक, और द्रव में जो अणु होते हैं उनके बीच अंतर आणविक बल काम करता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? बांधे रहते हैं। लेकिन अगर देखें इनके बीच अंतर आणविक बल की, तो इनके बीच जो अंतर आणविक बल होता है वो क्या होता है? कमज़ोर होता है, स्ट्रांग नहीं होता है। इसी कारण जो द्रव के अणु होते हैं इधर उधर गति कर लेते हैं, है ना। अगर बात करें चौथे नंबर पे ये है कि अगर बात करें इनके अंतर आणविक बल की, तो इनमें अंतर आणविक बल क्या होता है? प्रबल नहीं होता है। प्रबल नहीं होने के कारण ही द्रव के अणु इधर उधर गति कर लेते हैं। तो यह है आपका द्रव का गतिज आणविक मॉडल, जिसमें 4 पॉइंट दिया गया है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और नोट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, द्रव का गतिज आणविक मॉडल में ही एक सूत्र दिया है, के ई बराबर 3/2 kT दिया है ना। तो द्रव के अणु की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो किस पर निर्भर करती है? T, ताप पर निर्भर करती है। मतलब द्रव के अणु की जो गतिज ऊर्जा है वो ताप की क्या होती है? समानुपाती होती है। यहाँ पे उसी को बताया जा रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं द्रवों के गुण। अगर बात करें द्रवों के गुण की, तो क्या होता है? घनत्व। सबसे पहले नंबर पर है घनत्व। तो द्रवों के अणु गैस के अणु की अपेक्षा अधिक पास पास होते हैं, जिसके कारण द्रवों का घनत्व गैस के घनत्व से अधिक होता है। द्रव का घनत्व गैस की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। द्रव का घनत्व गैस से क्या होता है? अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो द्रव में जो अणु परमाणु होते हैं वो गैस की अपेक्षा क्या होते हैं? पास पास होते हैं। इसी कारण द्रव का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। अगर बात करें संपीड़ितता की, तो गैस की तुलना में जो द्रव का संपीड़ितता होता है वो क्या होता है? कम होता है। गैस को हम लोग बैलून देखो आप लोग बैलून को, तो बैलून में हम लोग क्या करते हैं? उसको पूरी तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन उसी तरह बात करें पानी की, तो पानी में क्या होते हैं? हम लोग उसको ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं, है ना। तो गैस की तुलना में द्रव बहुत कम संपीड्य होते हैं। मतलब गैस को हम लोग ज़्यादा दबा सकते हैं, मतलब गैस में संपीड़ितता अधिक होती है, लेकिन द्रव में संपीड़ितता क्या होती है? कम होती है। ठीक, उसको ज़्यादा दबा हम लोग नहीं पाते हैं। अगर संपीड़ितता को देखना चाहो तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। यदि 25 अंश सेंटीग्रेड पर द्रव जल के प्रतिदर्श का दाब 1 atm से 2 atm तक कर दिया जाए। 25 अंश सेंटीग्रेड पर जो जल है उसका दाब हम लोग 1 atm से कितना कर दिए हैं? 2 atm कर दिए हैं। ठीक, पहले वो उसका दाब 1 atm था, अब उसका दाब, उस दाब को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है। तो देखो यहाँ पे इतने में क्या था? द्रव था, या फिर इतने में गैस था। जब हम लोग दाब बढ़ाएंगे तो ऊपर का जगह खाली होगा, ऊपर का जगह खाली होगा ना। जब उसको दबा देंगे तो वो नीचे आ जाएगा, चाहे गैस हो कि द्रव हो, है ना। तो द्रव में तो संपीड़ितता कम ही होती है। गैस को देखो, मान लेते हैं इतने में गैस है आपका, उसको दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो मान लेते हैं गैस जो है आपका यहाँ तक आ गया है और ऊपर का स्थान क्या हो गया है? खाली हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग जब वो करते हैं प्रैक्टिकल, तो 25 अंश सेंटीग्रेड पर जब द्रव को का दाब 1 atm से 2 atm तक कर दिया जाता है, तो उसके आयतन में केवल 0.0045% कमी आती है। तो इसके आयतन में बहुत सूक्ष्म रूप से कमी आती है। लेकिन जब इसी ताप पर 25 अंश सेंटीग्रेड पर आदर्श गैस को लेते हैं, कोई जो आदर्श गैस है उसको लेते हैं और उसमें दाब को बढ़ाते हैं 1 atm से 2 atm तक करते हैं,
तो जब उसको दबाते हैं तो यहाँ पे बहुत अधिक खाली स्थान हमें मिलता है, 50% खाली स्थान मिलता है। मतलब पहले इतने में गैस भरा हुआ था, वो गैस अब आधी जगह में आ जाता है और ऊपर का स्थान पूरी तरीके से क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो गैस होती है उसमें संपीड़ितता अधिक होती है, लेकिन द्रव में संपीड़ितता क्या होती है, कम होती है। आगे है आपका विसरण। तो द्रव में भी विसरण होता है, परंतु गैस की तुलना में क्या होता है, अत्यंत धीमी गति से होता है। द्रव में इसमें भी विसरण होता है, लेकिन गैस की तुलना में क्या होता है, कम होता है। उसके बाद है आपका वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब क्या है, किसी द्रव को खुले पात्र में रखने पर वह कुछ समय पश्चात लुप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव के अणु द्रव की सतह से निकलकर ऊपर स्थान में चले जाते हैं। यद्यपि द्रव के अणु के मध्य प्रबल आकर्षण बल है, तथापि यह क्रिया होती है। द्रव के अणु लगातार गति में है तथा उनमें गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जिस तरह से आप लोग कपड़ा सुखाते हो, है ना, तो कुछ समय पश्चात क्या होता है, जो कपड़ा क्या होता है, सूख जाता है। मतलब कपड़े में जो नमी होती है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। किस कारण गायब होती है, इस वाष्पीकरण के कारण ही गायब होती है। मान लेते हैं आप पानी को रखे हुए हो, चाहे धूप में रखे हो चाहे छाँव में रखे हो, पानी आप लोग को महसूस नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं गिलास में पानी रखे हुए हो, है ना, गिलास में पानी भरा हुआ है, तो कुछ समय पश्चात उसमें से थोड़ा सा पानी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है वाष्पीकरण के कारण। गायब इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, लेकिन हमें ये महसूस नहीं होती है। लेकिन वाष्पीकरण का सबसे सस्ता और सुंदर उदाहरण है आपका कपड़ा, है ना। जब हम लोग कपड़ा सुखाते हैं तो वाष्पीकरण के कारण क्या हो जाती है, वो सूख जाती है। ठीक, तो यहाँ पे वाष्पीकरण हमने देखा, किसी द्रव को खुले पात्र में रखने पर वह कुछ समय पश्चात लुप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, देखो यहाँ पे द्रव के अणु हैं, ठीक, तो द्रव के अणु की अगर बात करें तो वाष्पीकरण की क्रिया कहाँ पे होती है, सरफेस पे होती है। द्रव के जो सतह में जो अणु रहेंगे वो क्या होंगे, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से उड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, द्रव के जो अणु होते हैं आपस में आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। आकर्षण बल इनके बीच काम करता है ना, जो इसको जोड़े रखता है। इसके साथ साथ इनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा भी होती है। एक तो उनमें आकर्षण बल भी रहता है और क्या होती है, गतिज ऊर्जा भी होती है ना। लेकिन अगर बात करें सतह में उपस्थित अणु की, तो क्या होता है, सतह में जो अणु होते हैं उनका आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, वो अधिक होती है। जो द्रव के अणु होते हैं, जो सतह पे द्रव के अणु होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम होता है और उनकी अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो अधिक होती है। इस कारण सतह से यहाँ पे जो द्रव के अणु है वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं और वहाँ पे वाष्पीकरण की क्रिया हो जाती है। ठीक, यहाँ पे समझ में आया। द्रव से अपनी सतह से निकलने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव के अणु आपस में आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। साथ ही द्रव के अणुओं में गतिज ऊर्जा भी काम करती है। मतलब उनमें गतिज ऊर्जा होती है। द्रव के अणु मतलब वो एक दूसरे से इधर उधर गति करने की क्षमता रहती है उनमें। तो सतह में जो अणु होते हैं उनमें सतह के जो अणु होते हैं उनमें आकर्षण बल क्या होता है, अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है ना। लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होती है, सतह में अधिक होती है। तो इसी कारण गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण ये यहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पे वाष्पीकरण क्रिया संपन्न हो जाती है। अगर यहाँ पे वाष्पीकरण को हम लोग देखें तो हमें ये पता चलता है, जो वाष्पीकरण की क्रिया है वो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण की क्रिया किस पर निर्भर करती है, द्रव की प्रकृति पर। ईथर में वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है अल्कोहल की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। और अल्कोहल की अपेक्षा, हाँ, तो यहाँ पे देखो, जल के अणु में आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। जल के अणु में आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। इसी कारण यहाँ पे वाष्पीकरण क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक, देखो ईथर के जो अणु होते हैं उनमें आकर्षण बल क्या होता है, जो ईथर होते हैं उनमें आकर्षण बल क्या होता है, अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है।
ईथर में अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। इसी कारण इसमें वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, अधिक होती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अंतरा आणविक आकर्षण बल किसमें कम होता है, ईथर में। उसके पश्चात एल्कोहल में, उसके पश्चात जल में क्या, अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये है आपका ईथर, यह है आपका एल्कोहल, यह है आपका जल, जिसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे कम होगा, जिसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल सब। यहाँ पे चिन्ह लिखा है, ये तीर के चिन्ह आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि सबसे अधिक आकर्षण बल इसमें है, किसमें, जल में। उसके पश्चात ये क्या है आपका, एल्कोहल। ठीक, उसके पश्चात ये क्या है आपका, ईथर। ठीक, तो यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि अंतरा आणविक आकर्षण बल जिसमें सबसे कम होगा उसमें वाष्पीकरण सबसे अधिक होगा। अंतर आणविक आकर्षण बल जिसमें कम होगा, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे देखो ईथर में चिन्ह कैसा है, ऐसा है। इसका मतलब जिसमें अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे कम होगा उसमें वाष्पीकरण की क्रिया सबसे अधिक होती है। उसके पश्चात एल्कोहल की बात करें तो इन एल्कोहल में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो ईथर की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े अधिक होते हैं। ईथर की अपेक्षा एल्कोहल में अंतर आणविक बल थोड़े अधिक होते हैं, इस कारण इनमें वाष्पीकरण ईथर की अपेक्षा कम होता है। जल में अंतर आणविक बल क्या होता है, और ही अधिक होते हैं, एल्कोहल की अपेक्षा अधिक होते हैं, इस कारण इनमें वाष्पीकरण की क्रिया और ही कम होती है। ठीक, तो जिनमें अंतर आणविक आकर्षण बल ज़्यादा होंगे उनमें वाष्पीकरण कम होगा, और जिनमें अंतर आणविक आकर्षण बल कम होंगे उनमें वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो इस तरह से वाष्पीकरण जो है आपके द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम लोग द्रव के गुण के बारे में देख रहे थे, जिसमें से क्या क्या गुण के बारे में देखा हमने, जिसमें से घनत्व, संपीडितता, विसरण, घनत्व हो गया, संपीडितता हो गया, विसरण हो गया, वाष्पीकरण हो गया, है ना। अब यहाँ पे हमें देखना है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। उसके पश्चात हम लोग द्रव के और गुण के बारे में देखेंगे। अब वाष्पीकरण वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद द्रव के और जो गुण हैं उनको देखेंगे। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है आपका द्रव की प्रकृति। जिन द्रवों में अंतर आणविक आकर्षण बल कम होगा वे आसानी से वाष्पित हो जाएंगे, उन्हें अधिक वाष्पशील माना जाएगा। जिनमें आकर्षण बल कम होगा उनमें वाष्पीकरण अधिक होगा। अब बात करें ताप, तो वाष्पन मुख्यतः ताप पर निर्भर करता है। ताप वृद्धि होने पर वाष्पन की दर भी बढ़ेगी। ताप वृद्धि होगा तभी तो जो द्रव होंगे वो गैस में कन्वर्ट करके ऊपर होते जाएंगे ना। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी भी है कि ताप क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए वाष्पीकरण के लिए। और तीसरा है द्रव की पृष्ठ सतह। सतह का क्षेत्रफल अधिक है तो वहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होगा। अगर सतह का क्षेत्रफल छोटा है तो वहाँ पे वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। अरे भाई, सतह पे क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है, ठीक, सतह पे क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वाष्पीकरण अधिक होगा। अगर सतह का क्षेत्रफल कम है तो इतने ही एरिया पे वाष्पीकरण होगा, है ना। क्षेत्रफल भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, उसके पश्चात क्या है, हवा का प्रवाह। यदि द्रव के पास हवा का प्रवाह तेज है तो वाष्पन भी अधिक होगा। आपने देखा होगा कपड़ा जब हम लोग सुखाते हैं तो क्या होता है, बरसात के दिनों में क्या होती है, नमी अधिक होती है, तो इस कारण कपड़ा जो है जल्दी से सूखता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पंखे चालू करते हैं। क्यों, क्योंकि पंखे लगाने पर मतलब हवा डालने पर वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, तेज होती है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है यदि द्रव सतह के पास हवा का प्रवाह तेज है तो वाष्पन भी अधिक होगा, क्योंकि हवा प्रवाह में अणु दूर दूर जाते हैं तथा पुनः द्रवित होने की संभावना समाप्त हो जाती है।
ये बताया जा रहा है कि अगर वाष्पीकरण हो रहा है तो अगर आप लोग वहाँ पे हवा डाल रहे हो, है ना, तो वहाँ पे वाष्पीकरण शीघ्र होगा, क्योंकि हवा में क्या होता है, जो गैस द्रव के अणु होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, और द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो वो तो गैस में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। हवा डालने पर जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस कारण हवा डालने पर वाष्पीकरण अधिक होता है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक है द्रव की प्रकृति, ताप, द्रव की पृष्ठ सतह, हवा का प्रभाव। द्रव की प्रकृति अंतर आणविक बल पर निर्भर करती है, मतलब अंतर आणविक आकर्षण बल पर। अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक है, वाष्पीकरण कम होगा। ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। द्रव की सतह, पृष्ठ सतह अगर एरिया अधिक है, सतह पर पृष्ठ सतह अगर अधिक है तो वहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होगा। हवा का प्रवाह अधिक है तो वहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने द्रव के 4 गुण के बारे में देखा है, घनत्व, संपीड़ितता, विसरण और था वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब द्रव के 5वें गुण के बारे में देख रहे हैं, जो है आपका वाष्प दाब। ठीक, तो यहाँ पे आपने नोट किया होगा वाष्प दाब क्या होता है, वेपर प्रेशर। यहाँ पे चित्र देखिए, एक पात्र में हम लोग द्रव रखे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक, एक पात्र में, और ये जो पात्र है ऊपर से पूरी तरीके से ढका हुआ है, तो हम जब इस पात्र को गर्म करेंगे तो यहाँ पे जो द्रव के कण होंगे वो गैस में कन्वर्ट होंगे, है ना। और गैस, चूँकि यहाँ पे पात्र क्या है, बंद है, तो ये गैस जो है बाहर नहीं जा पाएगा, तो ये क्या करेंगे, पात्र के ऊपर में इकट्ठे होने लगेंगे, है ना। जो द्रव है वो, उसको जो हम लोग गर्म करेंगे तो जो गैस है वो पात्र के ऊपर में जा कर के इकट्ठे होंगे और वहाँ पे ठंडा होकर क्या बना लेंगे, मतलब गैस जो होंगे आपस में संघनित होकर फिर से द्रव बना लेंगे, है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। क्या होता है, एक पात्र है जिसमें हमने क्या भरा है, जल भरा है ना, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गरम। और इसको मान लेते हैं, इसको हमने ऊपर से पूरी तरीके से ढक दिया है। ठीक, ऊपर से पूरी तरीके से ढक दिया है, तो यहाँ पे जो पानी है, पानी को गर्म करेंगे तो ये वाष्प बनाएंगे, और वाष्प जो है, चूँकि ये बात जो है पूरी तरीके से ढका हुआ है, तो ऊपर में जाके इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। ऊपर में जाकर एकत्रित होने लगेंगे, और जब ये ऊपर में जाकर इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, जो गैस होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और फिर से द्रव बनाते हैं। द्रव को गर्म करेंगे तो वो वाष्प बनाएंगे, और जब ये पात्र पूरी तरीके से ढका हुआ रहेगा तो ये गैस आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, द्रव बना लेंगे फिर से, और ऊपर में क्या होते हैं, बूंदों के रूप में इकट्ठे रहते हैं। आपने देखा है ऐसे, है ना, बूंदे के रूप में, पानी की बूंदे के रूप में इकट्ठे रहते हैं, और कुछ समय पश्चात ये फिर से इसी द्रव में आकर के मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा, 2 चीज़ हो रही है। एक तो वाष्पीकरण हो रहा है, जो गैस है वो जो द्रव है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, तो यहाँ पे वाष्पीकरण हो रहा है। और यहाँ पे जो द्रव जो है गैस में कन्वर्ट हो गए हैं, और गैस यहाँ पे आकर के चिपका हुआ है, तो गैस आपस में जुड़ करके, मतलब संघनन कर रहे हैं, यहाँ पे आपस में जुड़ करके फिर से क्या बना रहे हैं, द्रव बना रहे हैं। तो यहाँ पे वाष्पीकरण भी हो रहा है, संघनन भी हो रहा है। एक स्थिति ऐसी आती है जब वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है जब वाष्पीकरण, द्रव का गैस में बदलने की दर और गैस का आपस में जुड़ करके फिर से द्रव बनाने की दर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। उस स्थिति को कहते हैं हम लोग गतिक साम्य की स्थिति। उस स्थिति को क्या कहते हैं, गतिक साम्य की स्थिति। ठीक ठीक, तो गतिक साम्य की जो स्थिति आएगी उसमें कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे ना तो द्रव में कमी होगी और ना ही यहाँ पे गैस में कमी होगी। जो गतिक साम्य स्थिति होती है उसमें इस द्रव की मात्रा में कोई कमी हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक, तो वाष्प दाब समझा हमने। अब द्रव के 6वें गुण के बारे में देखेंगे, क्वथनांक तथा क्वथन बिंदु। किसी द्रव को जब धीरे धीरे गर्म करते हैं तो उसके ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके ताप में क्या होती जाती है, वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि के साथ साथ जो वाष्प दाब होता है वो भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं, है ना। कम ताप पर
कम ताप पर साम्य वाष्प दाब का वायुमंडलीय दाब। अगर ताप क्या है, कम है, तो इस जल के अंदर जो वाष्प दाब है वो वायुमंडल में जो दाब होता है उससे क्या होता है, कम होता है। कम ताप पर जो इस द्रव के अंदर जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब की क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ताप बढ़ाते हैं, इस द्रव के अंदर जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और ये द्रव गैस में कन्वर्ट होने लगते हैं। तभी हम कहते हैं कि जो पानी है वो क्या हो रहा है, उबल रहा है। जब द्रव के अंदर उपस्थित वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब क्या होती है, जो द्रव होती है वो गैस में कन्वर्ट होने लगती है और तभी हम लोग कहते हैं जो पानी जो है क्या है, बुलबुले के रूप में उबल रहा है ना। उबलने या वाष्पीकरण एक समान प्रक्रिया प्रतीत होती है, परंतु इसमें क्या है, कुछ भिन्नता है। वाष्पीकरण सभी ताप पर स्वतः होता है। वाष्पीकरण चाहे ताप कितना भी रहे, वाष्पीकरण होता रहेगा, भले ही हमें पता नहीं चलेगा। किंतु उबलना केवल उसी ताप पर होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है, लेकिन उबलना क्या होता है, एक निश्चित ताप पर होता है। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तभी वो पानी क्या होगा, उबलेगा। ठीक, तो इस तरह से हमने द्रव के गुणों के बारे में पढ़ा है। द्रव के यहाँ पे 6 गुण दर्शाए गए हैं। इसके साथ साथ 2 और गुण होते हैं, पृष्ठ तनाव और श्यानता। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं पृष्ठ तनाव क्या है। द्रव में पृष्ठ तनाव का गुण भी एक विशिष्ट गुण है जो द्रव के अणु के मध्य अंतर आणविक बल पर क्या है, आधारित है। पृष्ठ तनाव को लाप्लास सिद्धांत द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। द्रव के अणु आपस में एक दूसरे के नज़दीक स्थित होने के कारण इनमें परस्पर आकर्षण बल काम करता है। द्रव के मध्य किसी अणु पर यदि विचार किया जाए, बीच में जो अणु है द्रव के बीच में, उस पर विचार किया जाए तो यह समीपस्थ स्थित अन्य अणु से आकर्षित होता है एवं लगभग संतुलित रहता है। परंतु द्रव की बाह्य सतह पर जो अणु स्थित होते हैं वे केवल अंदर की ओर के अणु से आकर्षित होते हैं। द्रव के जो बाहर अणु होते हैं वे केवल अंदर के अणु द्वारा ही आकर्षित होते हैं, लेकिन द्रव के अंदर जो अणु होते हैं वो सभी तरफ से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सतह पर स्थित अणु अंदर की ओर खींचते हैं और संकुचित होने की प्रवृत्ति के कारण द्रव की सतह जो होती है तनी हुई झिल्ली के समान काम करती है। द्रव की सतह पर उपस्थित अंदर की ओर खिंचाव युक्त परिणामी बल या तनाव उत्पन्न होता है जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या होता है पृष्ठ तनाव? मान लेते हैं एक पात्र में क्या है, आपका जल भरा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जो जल के अणु होते हैं वो दूसरे अणु द्वारा क्या रहते हैं, दूसरे अणु द्वारा आकर्षित रहते हैं। मतलब यहाँ पे जो जल का अणु है वो दूसरे अणु भी इसको क्या कर रहे हैं, इस पर दाब डाल रहे हैं और इस पर आकर्षण कर रहे हैं, यहाँ पूरी तरीके से आगे पीछे सभी तरफ से। तो यहाँ पे तो ये अणु क्या है, सभी तरफ से आकर्षण बल काम करता है, इस कारण वो एक दूसरे से क्या होते हैं, संतुलित रहते हैं। लेकिन अगर सरफेस पर जो अणु है उसको देखें तो इसके इस अणु पर ऊपर में जो अणु रहता है उस पर ऊपर की तरफ कोई बल काम नहीं करता है, बस नीचे की तरफ ही आकर्षण बल काम करता है। तो अगर नीचे की तरफ आकर्षण बल काम करता है तो ये नीचे वाले जो अणु होते हैं इस ऊपर वाले अणु को क्या करते हैं, खींचते रहते हैं। क्या करते हैं, इस ऊपर वाले अणु को खींचते रहते हैं नीचे की ओर, ठीक। जिसके कारण इस सरफेस पर, इस सतह पर एक तरीके से तनाव उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव द्रव का एक गुण होता है जिसमें अगर पृष्ठ तनाव की बात करें तो इसमें जो जल के अणु होते हैं उसमें अंदर के जो जल के अंदर के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, अन्य जल के अन्य अणु से घिरे रहते हैं, इस कारण वो संतुलित रहते हैं। लेकिन द्रव की सतह पर जो अणु होते हैं वो केवल नीचे के अणु से ही आकर्षित रहते हैं, ऊपर की तरफ किसी भी अणु से आकर्षित नहीं हो पाते हैं। इसी कारण यहाँ पे सरफेस पर इस द्रव के अणु के खिंचाव के कारण ही, अन्य जो द्रव के अणु हैं उनके खिंचाव के कारण ही तनाव उत्पन्न हो जाता है जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे चित्र में दिख भी रहा है, सरफेस में जो अणु है उसमें नीचे की तरफ ही बल काम कर रहा है, लेकिन जो बीच में अणु है उसको दूसरे अणु इधर 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 आगे पीछे ऊपर से सभी तरफ से खींच रहे हैं। तो यहाँ पे बल क्या है, संतुलित है। लेकिन यहाँ पे जो अणु है उसको नीचे की तरफ ही खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे सरफेस में जितने भी अणु होंगे उनमें तनाव उत्पन्न होगा,
होगा ना। इसके कारण यहाँ पे जो तनाव होगा सरफेस पर उसे पृष्ठ तनाव कहेंगे। अब देखते हैं पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है आपका पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक में ताप। अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ताप बढ़ाएंगे तो जल के अणु के बीच जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, है ना। अगर हम इसमें ताप बढ़ा देंगे तो जल के जो अणु हैं उनके बीच गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, अधिक होगी, जिसके कारण जो आकर्षण बल इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है वो काम नहीं करेगा और पृष्ठ तनाव का क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद दूसरा कारक है आपका द्रव की प्रकृति। हमने यहाँ पे देखा जो पृष्ठ तनाव काम कर रहा है दूसरे अणु के, द्रव के अणु के आपस में आकर्षण बल के कारण ही काम कर रहा है। अगर द्रव की प्रकृति बात करें तो कुछ ये जो पृष्ठ तनाव है द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है। जिन द्रव में आकर्षण बल, अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है उनमें पृष्ठ तनाव अधिक होगा, और जिन द्रव के अणु के बीच आकर्षण बल कम है उनमें पृष्ठ तनाव कम होगा। ठीक, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है आपका ताप। द्रव में ताप को बढ़ा रहे हैं तो द्रव की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो यहाँ पे जिस तरह से द्रव के अणु एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं वो आकर्षित नहीं कर पाएंगे और पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। दूसरा प्रभावित करने वाले कारक है द्रव की प्रकृति। हमने यहाँ पे देखा जो पृष्ठ तनाव है आकर्षण बल पर, द्रव के आकर्षण बल पर काम कर रही है ना। अगर जिन द्रव में आकर्षण बल अधिक है उनमें पृष्ठ तनाव तो अधिक होगा, लेकिन जिन द्रव में आकर्षण बल कम है द्रव के अणु के बीच उनमें पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परिभाषा लिखा है आपका, द्रव की सतह की इकाई लंबाई के अनुदिश, द्रव की सतह की इकाई लंबाई के अनुदिश समकोण पर द्रव की सतह के अनुदिश कार्य करने वाले स्पर्श रेखी बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसे ग्रीक शब्द गामा द्वारा दर्शाते हैं। देखो यहाँ पे सरफेस पर जिस तरीके से तनाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहते हैं। परिभाषा है, द्रव की सतह की इकाई लंबाई के अनुदिश समकोण पर द्रव की सतह के अनुदिश कार्य करने वाले स्पर्श रेखीय बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव के कारण जो द्रव होते हैं उनकी सतह कैसी हो जाती है, पृष्ठ तनाव के कारण जो द्रव होते हैं उनकी सतह ऐसे हो जाती है ना, अतल दर्पण के जैसी, क्योंकि यहाँ पे ये इसको खींच रहे होते हैं इस तरह से, इनकी संरचना क्या हो जाती है इस तरीके से, ऐसे करके। यहाँ पे जो अणु होते हैं उनको नीचे की ओर क्या होता है, बल लगता रहता है, इस कारण सरफेस पे तनाव होता है और उसकी संरचना द्रव की इस तरीके से हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला है द्रव बूंद का गोलाकार होना। पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव में अपने क्षेत्रफल को कम करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि किसी द्रव के आयतन हेतु गोले का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही जो द्रव होते हैं, द्रव की बूंदें होती हैं, उनका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, क्योंकि इस पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण ही जो द्रव होती है वो अपना आकार कम करना चाहती है और कम करने के चक्कर में ही ये अपना आकार क्या कर लेती है, गोलाकार बना लेती है। ठीक, पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव में अपने क्षेत्रफल को कम करने की प्रवृत्ति होती है। चूँकि किसी द्रव के आयतन हेतु गोले का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, अतः द्रव की बूंद गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेती है। अगर ये पूछा जाता है कि द्रव की बूंदें क्या होती है, गोलाकार होती है, तो इसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंदें गोलाकार इसलिए होती है क्योंकि वो अपना क्षेत्रफल को कम करना चाहती हैं और क्षेत्रफल को कम करने के चक्कर में वो क्या करती है, अपना आकार गोला कर लेती हैं या फिर अपना आकार गोलाकार बना लेती हैं। केस नली में द्रव का चढ़ जाना। यहाँ पे कोई
बीकर है जिसमें हम लोग नली फिट किए हैं, तो क्या होता है, ये जो द्रव है धीरे धीरे ऊपर की ओर क्या हो जाता है, चढ़ जाता है। यहाँ पे देखो केस नली है, केस नली फिट किए हैं, यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे जो द्रव जो है यहाँ पे ऊपर की ओर चढ़ रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो क्या होता है, कोई केस नली का एक सिरा द्रव में डुबो दिया जाता है, तो द्रव इस केस नली में ऊपर की ओर चढ़ जाता है। सतह वाले अणु पर अंदर की ओर लगने वाला बल द्रव को केस नली के ऊपर की ओर ढकेल देता है। जो सतह के अणु होते हैं उन पर क्या होता है, सिर्फ नीचे की ओर बल काम करता है ना। जो सतह के अणु होते हैं उन पर नीचे की ओर अंदर की तरफ ही बल काम करता है, ऊपर की तरफ बल काम नहीं करता है। तो नीचे की तरफ जो बल काम करता है वही क्या करते हैं, जो सतह पर जो जल के अणु होते हैं उनको ऊपर की तरफ ढकेल देते हैं। नीचे की तरफ जो जल के अणु होते हैं वो क्या करते हैं, सतह पर जो जल के अणु होते हैं उन पर क्या करते हैं, दाब डालते हैं और जल के अणु को ऊपर की ओर ढकेल देते हैं, और इस तरह से जो जल होता है केस नली में ऊपर की ओर चढ़ जाता है। आपने दिया जलाया होगा, दिया में क्या होता है, जो बाती होती है उसमें भी तेल क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है, तो वहाँ पर भी केस नली के कारण ही वो चढ़ता है। मतलब पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है, वो केस नली में जिस तरह से जल चढ़ता है उसी तरह से जो बाती होती है उसमें तेल किसके कारण चढ़ता है, पृष्ठ तनाव के कारण। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण, द्रव की सतह। जब द्रव को पात्र में रखते हैं तो उसकी सतह हमेशा वक्र का आकार ले लेती है। जब द्रव को हम लोग पात्र में रखेंगे उसकी सतह जो होगी इस तरीके से हो जाएगी, है ना। पानी की जो सतह होती है हमेशा कैसी होती है, अवतल होती है। ये अवतल है आपका और ये क्या है आपका उत्तल। पानी की सतह हमेशा कैसी होती है, अवतल होती है, जबकि मरकरी की सतह कैसी होती है, उत्तल। ये उभरा हुआ दिख रहा है इसी कारण ये उत्तल है, और ये ढका हुआ या फिर नीचे नीचे की ओर दिख रहा है इसी कारण ये क्या है, गड्ढे की ओर दिख रहा है इसी कारण क्या है, ये अवतल है। गड्ढे की तरह दिख रहा है तो अवतल, उभरा हुआ दिख रहा है तो उत्तल। तो पानी की सतह को देखें, जब पात्र में हम लोग पानी को रखते हैं तो उसकी सतह कैसी होती है, अवतल के आकार की हो जाती है। ये अवतल के आकार की इसलिए होती है क्योंकि, और ये उत्तल की आकार की इसलिए होती है क्योंकि इन दोनों में आसंजक और ससंजक बल काम करता है। तो इस तरीके से जल का अवतल होना, जल की ऊपरी सतह का अवतल होना और मरकरी की ऊपरी सतह का उत्तल होना आसंजक और ससंजक बल पर काम करता है। देखते हैं आसंजक और ससंजक बल क्या है। तो आसंजक और ससंजक बल क्या है, समान अणु के बीच जो बल काम करता है उसको हम लोग कहते हैं ससंजक बल। जैसे कि यहाँ पे इस पात्र में ये एक कांच का बीकर है जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा है। तो जल के अणुओं के बीच जो बल काम करेगा, समान अणु के बीच जो बल काम करेगा उसे ससंजक बल कहेंगे, और असमान अणु के बीच जो बल काम करेगा उसे आसंजक बल कहेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे जो कांच है, यहाँ पे जो कांच है और यहाँ पे जो पानी है, इन ये दोनों क्या है, अलग अलग अणु हैं। कांच और पानी दो अलग अलग अणु हैं। अगर इन असमान अणु के बीच जो बल काम करेगा उसे असंजक कहेंगे, और समान अणु जैसे कि जल के अणुओं में आपस में जो बल काम करेगा उसे क्या कहेंगे, ससंजक बल कहेंगे। उसी तरह से मरकरी में भी वैसे ही होगा। मरकरी के अणुओं के बीच आपस में जो बल काम करेगा, मरकरी के अणुओं में आपस में जो बल काम करेगा उसे ससंजक कहेंगे, और मरकरी और कांच के बीच जो बल काम करेगा उसे असंजक कहेंगे। ठीक, तो समान अणु के बीच जो बल काम करता है उसे ससंजक, और असमान अणु के बीच जो बल काम करता है उसे असंजक कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है, मरकरी में जो असंजक बल का मान होता है, मरकरी में असंजक बल का जो मान होता है वो ससंजक बल से दुर्बल होता है, और जल में जो असंजक बल का मान होता है, असंजक बल का मान ससंजक बल से क्या होता है, प्रबल होता है। द्रव में जो असंजक बल का मान होता है वो ससंजक बल से अधिक होता है, इसी कारण द्रव की जो सतह होती है अवतल जैसी दिखाई देती है। लेकिन जो मरकरी होता है उसमें असंजक बल का मान ससंजक बल से क्या होता है, दुर्बल होता है।
मरकरी में असंजक बल का मान ससंजक बल से क्या होता है? दुर्बल। इसी कारण इसकी संरचना उत्तल जैसे दिखाई देती है। तो आप लोग यहाँ पे असंजक और ससंजक बल के मान, असंजक और ससंजक बल से समझ गए होंगे। जो समान अणु के बीच बल काम करेगा उसे संसंजक कहेंगे, और जो असमान अणु के बीच काम करेगा उसे असंजक कहेंगे। मान लेते हैं कांच और पानी के बीच कोई बल काम कर रहा है, कांच और पानी के बीच, तो वो क्या कहलाएगा? आपका असंजक। ठीक। और पानी के बीच, समान अणु के बीच जो बल काम कर रहा है उसे कहेंगे ससंजक। ठीक। तो द्रव में क्या होता है? असंजक का मान ससंजक बल से अधिक होता है। इस कारण जो द्रव की सतह होती है अवतल होती है, और मरकरी में जो असंजक बल का मान ससंजक बल से दुर्बल होता है। इसी कारण इसकी संरचना उत्तल जैसी होती है। तो यहाँ पे हमने पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ा है। ठीक। आज के लिए बस इतना ही। कल हम दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे।